हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक सा क्यूआर कोड वाला प्रोजेक्ट बनाया था और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था जिसमें एक वैसे ही एक प्रोजेक्ट था सेम कार्ड की तरह, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा कंटेंट्स ज़्यादा थे। अगर आपको उस प्रोजेक्ट बनाने में कोई हेल्प चाहिए, अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्टक हो गए हैं तो आप सीधा मेरे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखता हूँ, और जो मेरे चैनल का पोस्टर है वहाँ पे भी सोशल मीडिया का लिंक्स लगा है। वहाँ पर तुम जाके मुझसे तुम सीधा पूछ सकते हो। और मैंने एक डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का ग्रुप भी क्रिएट किया था, वहाँ पे भी तुम जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट होगा एक यूट्यूब का एक सेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो अगर मैं यूट्यूब को खोल लूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ हैशटैग CSS, ठीक, या हैशटैग कुछ भी सर्च करोगे और फिर उस जो भी हैशटैग आएगा उस पर अगर जाओगे, यहाँ पर URL में सीधा टाइप कर सकते हो youtube.com/#/css। तो कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, तो हमें ये वाला सेक्शन बनाना है। इस वीडियो में हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर ये सारी इमेजेस बहुत सारी छोटी हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा। हम लोग थोड़ा सा बड़ा इन इमेजेस को बनाएंगे, इतना छोटा नहीं बनाएंगे। इसको मैंने जूम इन कर लिया 300%। तो हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे, ये इतना सा हेडर, ठीक है, इतना सा भी जो भी हैश टैग का हेडर है वो बनाएंगे, ये पूरा जो ब्लू पार्ट है। तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल रहेगा, ये भी बहुत सिंपल रहेगा। इसमें बस एक ही चीज़ चैलेंजिंग है, ये नया चीज़ है। ठीक, ये काफ़ी यूनिक है। ठीक, ये अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जो भी हमें अभी तक आता है, अभी हमने सीखा है, उसका यूज़ करके हम लोग कितने हद तक ऐसा बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने index.html उसमें style.css को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाकर वहाँ पर कुछ पर्सन की इमेजेस मैंने रख दी है। ये सारी इमेजेस मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की है, तो कुछ लोगों की इमेजेस मैंने यहाँ पर रख दी है। इन सारी इमेजेस को हम लोग इस तरह से रखेंगे जैसे यहाँ पर है। तो पहले तो हम लोग इतना बनाते हैं ब्लू पार्ट, इसको बाद में करते हैं। ठीक, तो क्या रहेगा, मान लो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, नाम यानी कि क्लास कुछ दे देते हैं हैशटैग हेडर। तो अगर तुम्हें कोई भी क्लास देना है VS कोड में और एक डिव भी क्रिएट करना है उसी के साथ, तो तुम सीधा लिखो डॉट। ठीक, और डॉट के साथ साथ तुम उस क्लास का नाम दो। ठीक, हेडर या हैशटैग हेडर, हैशटैग हेडर। ठीक, तो अगर तुम डॉट लिख के सीधा ऐसे जैसे ही एंटर दबाओगे ये आ जाएगा, पूरा ये सब कुछ क्लास भी लिख के आ जाएगा, डिव भी लिख के आ जाएगा, और सारा कुछ लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अगर तुमने लिख दिया और सजेशन नहीं आ रहा है, टाइप करते टाइम तो आएगा, ठीक, लेकिन मान लो तुम्हारा कर्सर कहीं यहाँ चला गया, फिर से दोबारा तुम वहाँ पर कर्सर लेके आते हो तो सजेशन नहीं आता है। तो सजेशन तुम्हें लाने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाना होता है। जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाओगे ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा। ठीक, और फिर एंटर दबा दोगे, पूरा तुम्हारा इतना पूरा कोड लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसकी मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। ठीक, और एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। चलो यहाँ पर अपने CSS में चलते हैं और देते हैं हाइट। ठीक, इसकी हाइट हम लोग नाप लेते हैं कितनी है। तो कैसे नापेंगे, अपना यही रूलर वाला ये ले लेंगे और इसको ऐसे ही नाप लेंगे सीधा। तो 114 पिक्सल है तो 114 ही दे देते हैं चल के। ठीक, तो हाइट दे देते हैं 114 पिक्सल। ठीक, पिक्सल्स में मैंने दे दी है। ठीक, अभी हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की नहीं सोचेंगे, वैसे भी ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम लोग और भी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को सीख लेंगे उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। उस केस में हम लोग को हाइट देना अवॉइड करना होगा। ठीक, हाइट हम लोग बहुत सोच समझ के देंगे, कहाँ देना है कहीं कहाँ पर नहीं देना है। तो हाइट हो गया। ठीक, और फिर बैकग्राउंड कलर ये देना है। तो बैकग्राउंड कलर कहाँ से मिलेगा, ये एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, ये बैकग्राउंड कलर मुझे मिल गया। मैं कॉपी कर लूँगा इसको, यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर। शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, हमें पूरा बैकग्राउंड कलर लिखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, ये दो चीज़ दे दी है। अब इसको हम लोग अपने index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है नए टैब में। अब यहाँ पर देखो बॉडी के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन है। ठीक, और
ये हाइट मैंने 114 पिक्सल दी है, लेकिन ये जूम इन है, ठीक, ये जूम्ड इन है इतना ज़्यादा, ठीक। तो इसको चाहे तो हम लोग भी जूम इन करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 100% करके ही बनाते हैं, और हाइट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं। कोई एग्जैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखे। 200 की जगह और भी बड़ा कर दो, 300 कर दो, तो इतना हो गया। अब ये जो हमारा है एकदम से एज टू एज टच हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे जो बॉडी होता है ना, उसके ऊपर मार्जिन होता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो बॉडी की जो मार्जिन है उसको 0 कर देंगे। ये मार्जिन मैंने 0 किया है, ऑटोमेटिक गायब हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये CSS लिख देता हूँ हैशटैग, इसको कॉपी कर लो और अपने HTML में आ जाओ। यहाँ पर कोई h1 h2 दे दो, ठीक। तो ये h1 तो नहीं लग रहा है, h2 दे देते हैं चल के, ठीक, h2 दे दो। ये हैशटैग CSS लिख दिया, और फिर उसके नीचे क्या है, एक इसको तुम, इन सबको तुम स्पैन टैग में रख दो, ठीक। ये एक सेकेंड, स्पैन, ये इतना मैंने सीधा एक स्पैन टैग में रख दिया, ठीक। अब स्पैन में क्यों रखा है, चलो अभी अभी दिखाता हूँ स्पैन में क्यों रखा है। और देखो सारे टेक्स्ट का कलर वाइट है, ठीक। तो तुम आके यहाँ पर वाइट दे सकते हो सीधा, ठीक। तो चाहो तो सीधा इस हेडर को यहाँ पर कलर वाइट दे दो, ठीक, कलर वाइट। तो CSS को अगर कलर वाइट दे दोगे तो ये वाइट हो जाएगा कलर, ठीक, कलर तो वाइट हो गया। लेकिन ये हमने किस पे दिया है, इसके हेडर के ऊपर दिया है। अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये जो स्पैन था उसके पेरेंट के ऊपर दिया है। इसको एक बार क्लोज कर दो, तो ये मैंने यहाँ पर दिया, लेकिन अप्लाई हो रहा है स्पैन पे। तो हमें पता है कि जो टेक्स्ट से या फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, ये सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। तो हमने पेरेंट के ऊपर दिया है, तो चाइल्ड ने इनहेरिट कर लिया, अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है सब कुछ, ठीक। तो अगर स्पैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है ये प्रॉपर्टी जो है, ये कलर वाली प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हुई, जो भी ग्रेड आउट है। ये वाला सीधा हाईलाइट है, ये जो व्हाइट वाला है, तो टेक्स्ट कलर ये है, ठीक। तो कलर का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट कलर देते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई है। तो तुम चाहो तो बॉडी पे दे दोगे तो भी इनहेरिट हो जाएगी, तो बॉडी के जितने भी चाइल्ड हैं उन पे इनहेरिट हो जाएगी। तो हम लोग सीधा इसी पे देते हैं, एक बॉडी पर नहीं देते हैं, हमें केवल इसी पे देना है। तो हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक। अगर वहाँ पर कर देंगे तो ये इनहेरिटेड फ्रॉम जो अभी तक वो था, ये बॉडी हो जाएगा। अभी तक इनहेरिटेड फ्रॉम डॉट हेडर करके था, डॉट हैशटैग हेडर, ठीक। अब ये हो गया बॉडी, ठीक, इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी। तो इसको मैं फिर से चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर ये फिर से हो जाएगा इनहेरिटेड फ्रॉम। अगर स्पैन पे क्लिक करोगे तो इनहेरिटेड फ्रॉम डॉट हैशटैग हेडर, यहाँ से इनहेरिट हुआ है, ठीक। तो ये हो गया, इतना कुछ बन के आ गया। अब मैं इसकी फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देता हूँ, ठीक। ये सेरिफ बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉन्ट फैमिली। मैं इसकी बॉडी पे जाके फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देता हूँ, ठीक। तो थोड़ा उस टाइप में लगने लगा है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, अगर चाहो तो, मुझे कर्सिव ज़्यादा अच्छा लगता है, कर्सिव भी कर सकते हो। ये कर्सिव हो गया, ये भी सुंदर है, कर्सिव कर सकते हो, नहीं तो सैंस सेरिफ कर दो, ठीक। जो डिफ़ॉल्ट होता है उससे तो अच्छा ही दोनों। तो ये हो गया। अब ये देखो एकदम से सेंटर में है, सब कुछ एकदम सेंटर में है। तो सेंटर में अब कैसे लाएंगे, ठीक, इस तरह से। तो नॉर्मली पोजीशन एब्सोल्यूट देके या पोजीशन फिक्स्ड देके सेंटर में लाना ज़्यादा सही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को अगर हटा देंगे, हाइट को एकदम से हटा देते हैं, तब देखो, तब ये सेंटर में आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेंटर में आ गया। तो उसकी हाइट ही उतनी ही रहेगी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी कि वो सेंटर में रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग कितना दे दें, फार बोल रहे हैं 5 REM, ठीक। 5 REM दे दिया। 5 REM मतलब होता है 5 × 16, 16 पंचे 80, हाँ, तो 80 पिक्सल हो जाएगा चारों तरफ, ठीक। तो यहाँ पर देखो चारों तरफ 80 पिक्सल का पैडिंग हो गया है, ठीक। अभी ये सेंटर में नहीं लग रहा है, क्योंकि जो H2 होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उसके ऊपर नीचे मार्जिन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन, अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन है, इसीलिए वो एकदम से सेंटर में नहीं है। तो H2 से चल के मार्जिन हटा दो,
H2 जो है यहाँ से मार्जिन हटा दो, मार्जिन कर दो 0। अब मार्जिन 0 कर दिया तो इसमें टच हो गया, तो मार्जिन बॉटम कर दो यहाँ पर। टोटल जब मार्जिन 0 कर देते हो ना तो चारों साइड की मार्जिन हट जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। मतलब चारों मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, सब कुछ 0 हो गई है। ठीक, तो मार्जिन बॉटम दे दो MB, ऐसे करके लिखोगे। 16 पिक्सल कर दो या 1 REM कर दो। ठीक, तो थोड़ा सा गैप आ गया, जैसे हमारे यहाँ पर है गैप। ठीक, तो ये इतना बन गया है। अब हमें एक्चुअल चीज़ बनाना है ये। ठीक, तो इससे भी पहले हम लोग ये लगा लेते हैं जो बैकग्राउंड इमेज है। ठीक, तो बैकग्राउंड इमेज हमने सीखा था पिछली वीडियोस में कैसे लगाते हैं। तो हमें जो हैशटैग हेडर है ना, इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो अच्छा, ये पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है, थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं। 5 की जगह पे 4 इसको कर दो, 4 REM। ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे इतना। ठीक, और ये तो सही है। ठीक, ये वाली इमेज बैकग्राउंड इमेज लगानी थी। तो देखो वो बैकग्राउंड इमेज की जो फोटो है, बैकग्राउंड की इमेज की जो इमेज है मैंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक, ये background.png इसका नाम है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज। इमेज फिर इमेज लगाने के लिए हमें इसका URL देना पड़ेगा, और फिर URL के अंदर स्लैश इमेजेस स्लैश फिर कंट्रोल स्पेस ये background.png ये कर देंगे। तो अब ये देखो ये पूरा आ जाती है इमेज। हम लोग बैकग्राउंड इमेज कर देते हैं ना, तो ये पूरा मतलब पूरा स्पेस कवर कर लेगी और फिर ये रिपीट होने लगेगी। ठीक, तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि उनका यूज़ करके कैसे हम लोग इसको थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड साइज कर देंगे, बैकग्राउंड साइज। ठीक, बैकग्राउंड साइज की ये ऑटो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर कंटेन होती है और कवर होती है। तो अगर हम लोग कंटेन कर देते हैं, एक चलो करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। कंटेन कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन हमें ये अब देखो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, पूरा रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीट नहीं करवाना है। तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होती है उसके लिए, और उसकी वैल्यू कर दो नो रिपीट। तो नो रिपीट जब कर दोगे तो ये रिपीट नहीं हो रही है। अब ये देखो कुछ हो गई है वैसे, ठीक, लेकिन एकदम वैसे नहीं है। तो इसकी कंटेन प्रॉपर्टी को अगर हम लोग कवर करके देखते हैं तो देखो क्या होता है। ये अब ये पूरी विड्थ ले रही है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो कंटेन हमारे लिए ज़्यादा सही थी। ठीक, कंटेन ज़्यादा सही थी, लेकिन ये भी एकदम अभी एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना अभी काफ़ी सही है। बस हमें इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक, तो बैकग्राउंड पोजीशन अगर हम लोग, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन, इस पे अगर जाएंगे, इस पे 100% करके देखते हैं किधर जाता है ये। ठीक, ये देखो बैकग्राउंड पोजीशन 100% कर दिया तो एकदम साइड में उस तरफ चला गया। ठीक, तो 100% करने का मतलब है जितना भी स्पेस है इधर, ठीक, बैकग्राउंड पोजीशन वो उतना दूर चला जाएगा, मतलब पूरा 100% दूर चला जाएगा अपने एक्चुअल पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से। यहाँ पर आके इसको थोड़ा थोड़ा अगर कम करके देखोगे, इसको अगर कम करोगे तो ये देखो ऐसे घटता हुआ आ रहा है। 100% मतलब जितना भी बड़ा वो पूरा एलिमेंट है उसके एकदम लास्ट में चले जाओ तुम। 100 से बढ़ाओगे तो बाहर चला जाएगा। ठीक, तो हमें 100% चाहिए ताकि एकदम किनारे सटा रहे वो। ठीक, तो ये हो गया। अभी भी हमें एकदम एग्जैक्ट सही चीज़ नहीं मिली है। ठीक, देखो ये देखो कुछ ऐसा है। ठीक, तो हमें ये बैकग्राउंड ये बस हमें इतना दिखाना है और उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है। देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ यहाँ पर, तो मुझे जो यूट्यूब के अंदर है ना, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से चीज़ें। तो जो बैकग्राउंड ये साइज प्रॉपर्टी है और बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक्स और वाई, बैकग्राउंड पोजीशन जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 2 होती हैं। ठीक, तो ये जो वाई की वैल्यू है यहाँ पर सेंटर है बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम देखोगे। ठीक, बैकग्राउंड एक्स की पोजीशन 100% हो गई है, बैकग्राउंड वाई की पोजीशन सेंटर है। तो मैं इसको अलग अलग चल के देता हूँ। ठीक, तब मैं इसको ऊपर नीचे मूव करवा पाऊँगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन एक्स कर दूंगा मैं। ठीक, 100%, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और फिर अगर मैं बैकग्राउंड वाई की पोजीशन चल के कुछ देता हूँ,
बैकग्राउंड वाई की पोजीशन अगर 100 कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टच हो रहा है, ऑलरेडी वो ऊपर टच हो रहा है, ठीक, ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही टच हो रहा है। एक नीचे वो ट्रांसपेरेंट है खुद ही, ठीक, ये इमेज नीचे नीचे से ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर हवर करोगे तो ये इमेज यहीं पे नहीं एंड हो रही, यहाँ पे जाके एंड हो रही हो। तो इसकी पोजीशन को हम लोग नेगेटिव या मतलब नेगेटिव में देंगे, ठीक, तो ये ऊपर जाएगा। अभी देखो यहाँ पर आओगे, इसकी पोजीशन को कर दो, थोड़ा सा यहीं पे देते हैं नेगेटिव -20 पिक्सल, 20 थोड़ा सा कम होगा, इसको 60 कर दो, -60 पिक्सल, ये देखो ऊपर निकल गया ये, ठीक। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं जूम इन करके 100% कर देता हूँ, जूम आउट करके, तो ये देखो ये ऊपर चला गया, ठीक। ऐसे हम लोग इसको ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, बैकग्राउंड वाई पोजीशन को चेंज करके ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, बैकग्राउंड एक्स पोजीशन को चेंज करके हम लोग लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं। ये तो ये हो गया। अभी जो बैकग्राउंड साइज है हमारा कहाँ गया है, ये बैकग्राउंड साइज, इसको एक बार कवर करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। कवर, ठीक, तो कवर में तो पूरा कवर कर रहा है, ठीक, तो हम कवर नहीं करेंगे, हम इसको पिक्सल्स में देते हैं। चलो 200 पिक्सल्स दे सकते हैं, ठीक। तो 200 पिक्सल दे रहे हैं तो काफ़ी सही लग रहा है, बस हमें इसको थोड़ा सा ऊपर इसको पोजीशन करवा देना है, ठीक। तो ये देखो काफ़ी हद तक वैसा हो गया है, ठीक। इसको और चाहो तो बढ़ा दो, इसको कर दो इतना 250 पिक्सल कर सकते हो, या 240 कर दो, 240, ठीक, 240, और इसको और ऊपर बढ़ा दो, 250 ही कर देते हैं, 260 कर देते हैं, और फिर इसको और भी ऊपर ले चलते हैं, ठीक। तो इसको 260, इसको 160 कर देंगे तो हमारा लगभग ऐसे हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक। तो इसको 260, इसको 160 करना है, और अरे यार रिलोड हो गया, बैकग्राउंड साइज हमने दिया था, हाँ कंटेन नहीं देना है हमें, बैकग्राउंड साइज देना है 260 पिक्सल, तो हम लोग बैकग्राउंड साइज को पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, ठीक। तो पिक्सल्स में देने से क्या होगा, ये जो भी इमेज है उसकी विड्थ 260 पिक्सल्स हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज लग गया है। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज को एकदम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक है, तुम चाहो तो उसकी वैल्यूज़ को थोड़ा और घटा बढ़ा के एकदम एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक। लेकिन हम लोग ऐसे अगर जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये इस केस में हमारा एकदम वैसे ही है, एकदम इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, एकदम परफेक्टली अलाइन है, जहाँ जहाँ पे हमने उसको टच किया था वहीं पर है। लेकिन इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये देखो थोड़ा सा मूव कर रहा है, मतलब किसी पॉइंट पर कुछ दूसरा पोजीशन दिख रहा है, किसी पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लू पार्ट ज़्यादा है, अगर मैं जूम आउट करूँगा तो ब्लू पार्ट गायब हो गया, फिर से आ गया, फिर से थोड़ा कम हो गया, गायब हो गया। तो ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है, हमारा एकदम कंसिस्टेंट है, ठीक। तो ये ज़्यादा सही है हमारा। तो ये हो गया, हमने बैकग्राउंड इमेज भी लगा लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है ये लगाना, ठीक। इसको अगर 100% कर देता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। तो मुझे इतनी छोटी इमेजेस नहीं लगानी है, मुझे थोड़ी सी बड़ी लगानी है। तो इमेजेस थोड़ी बड़ी लगानी है तो मैं टेक्स्ट को भी थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक। ये टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि बड़ी इमेजेस के साथ थोड़ा सा बड़ा लगे, क्योंकि यूट्यूब के पास तो बहुत सारे कंटेंट है, हमारे पास बस यही चीज़ है दिखाने के लिए, तो हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो इसको कर देते हैं H2 है, इसको H1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी आके H1 करेंगे तभी काम करेगा, ठीक। तो ये H1 करने से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और इसको भी फॉन्ट साइज चलो कुछ दे देते हैं, ठीक। तो जो है स्पैन था यहाँ पर, तो स्पैन का फॉन्ट साइज कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, तो हम करके कर देते हैं 24 पिक्सल, बढ़ा के हम कर दिए इसको 24 पिक्सल, एक थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और इसका भी, दोनों का बढ़ा देते हैं। इसका फॉन्ट साइज होता है, जो H1 होता है उसका फॉन्ट साइज कितना होता है, 32 होता है शायद, अगर मैं इसको कमेंट करके चल के देखता हूँ, यहाँ पर अगर आके देखूंगा तो 32 होता है, 32 या उससे भी बड़ा होता है, कितना 2 EM होता है, यानी कि 32 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर आके देखोगे फॉन्ट साइज
कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है, ठीक। तो हम इसको बढ़ा के 48 यानी कि 3 REM कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज 3 REM कर दो, REM या EM ही कर दो अभी, ठीक। नॉर्मली वैसे EM फॉन्ट साइज के लिए EM यूज़ करना उतना अच्छा नहीं है, तो REM ही कर दो, ठीक। 3 REM कर दिया, ये इतना बड़ा हो गया। और इसको कर दो REM में ही कर दो इसको भी। तो 24 पिक्सल कितना होगा, 1.5 REM, ठीक। 1.5 REM होगा। ये 24 पिक्सल हो गया। देखो यहाँ पर अगर आके देखोगे 1.5 मैंने किया, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल हो गया, ठीक। तो ये इतना थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ताकि मैं इमेजेस को थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखूँ तो थोड़ा सा सही दिखे, ठीक। चाहो तो इसको 2 REM कर दो, 2 करके देखते हैं कितना सही दिखता है। ये भी सही दिख रहा है, गड़बड़ नहीं है। इसको 3.5 कर दो, 4 कर दो, सही है, अभी काफ़ी सही है, इतना बड़ा है। 100% जूम लेवल है हमारा, हाँ 100% है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस रखूँगा, ठीक। तो अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने ये दिया है, ठीक, स्पैन दिया है, स्पैन का फॉन्ट साइज ऐसे दे दिया है। तो नॉर्मली जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो ऐसे नहीं देंगे हम लोग, या तो उसका कोई क्लास दे देंगे सीधा, ठीक, एक कोई क्लास देके फिर उसका फॉन्ट साइज देंगे क्लास का, ठीक। नहीं तो जैसे कि ये हमारे पेरेंट के अंदर है, इस हेडर के अंदर है ना, तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर एक स्पैन है जो कि कोई बाहर लिख दिया है, ठीक, स्पैन अगर किसी ने बाहर लिखा है और यहाँ पर फॉन्ट नहीं, हाय माय नेम इज, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो किसी ने अगर बाहर लिखा है तो उसका जो भी तुमने स्टाइल यहाँ पर दिया था वो सारे को सेलेक्ट कर रहा है, पेज पे जितने भी स्पैन टैग हैं सबको सेलेक्ट कर रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि केवल तुम्हारा जो भी ये हैश टैग हेडर वाला पेरेंट है उसके अंदर वाला स्पैन टारगेट हो, केवल उसके अंदर को तुम स्टाइल देना चाहते हो, तो इसको कॉपी करो। मैंने क्या किया, ये पूरा जो भी सेलेक्टर था इसको कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक, पूरा हेडर सेलेक्टर, और इसके आगे यहाँ पर लगा के पेस्ट कर दो। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तुम भूल जाओ, तुम बस ये समझ लो कि ये बोल रहा है कि ऐसे स्पैन को सिलेक्ट करो जो कि डॉट हेडर क्लास के अंदर हो, ठीक, जिसका पेरेंट डॉट हेडर हो। तो ये देखो अब इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा है, इसका फॉन्ट साइज 16 ही है, बस केवल इसको इस पे अप्लाई हो रहा है। ये बोल रहा है ऐसा स्पैन जो कि हेडर के अंदर हो, मतलब हैशटैग हेडर क्लास के अंदर हो, ठीक। तो हमारा यही वाला स्पैन हैशटैग हेडर क्लास के अंदर है, तो ये सेलेक्ट हो रहा है। हम लोग ऐसे देते हैं जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नहीं तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार पता है क्या हुआ था, अपनी मैंने कंपनी में ना ऐसे ही मैंने स्टाइल कर दिया था, ठीक, कुछ स्टाइल रख के मैंने पुल रिक्वेस्ट रेस कर दी, यानी कि मैंने उस कोड को मैंने प्रोडक्शन में पुश कर दिया था। और फिर जहाँ जहाँ ये सारे एलिमेंट्स यूज़ हुए थे ऐसे, उन सब की स्टाइलिंग बिगड़ गई, ठीक, सबकी स्टाइलिंग गड़बड़ हो गई। तो ऐसे नहीं करना है कभी भी, नहीं तो बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत जगह वो टैग्स यूज़ हुए होते हैं और वो मतलब उनकी स्टाइलिंग गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके करना है, या तो तुम खुद से कोई क्लास दे दो, ठीक, और क्लास भी तुम्हें यूनिक देनी होती है, ठीक, थोड़ी सी। तो ज़्यादा सही है कि तुम उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो, ठीक, फिर बताओ कि उस पेरेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको तुम्हें फॉन्ट साइज देना है इतना, ठीक। तो ये ज़्यादा सही है। तो ये हमारा बस केवल इसके अंदर अप्लाई हो रहा है अभी, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेजेस लगाऊंगा, वो सारी इमेजेस लगाऊंगा यहाँ पर। तो मेरे अंदर यहाँ पर जो इमेजेस के अंदर ये पीपल फोल्डर मैंने बनाया, पर्सन 1 पर्सन 2 ऐसे करके मैंने 8 इमेजेस रखी हैं। तो इन सबको हम लोग इधर लगा देंगे। तो चलो लगाते हैं IMG SRC इमेजेस और फिर पीपल, फिर पर्सन 1, ठीक, और अल्ट में दे दो पर्सन 1, सीधा पर्सन ही लिख दो, PERSON, बस M नहीं N, ठीक। तो ये एक इमेज मैंने लगा दिया, ठीक। अब एक इमेज को पहले चल के देख लेते हैं, ठीक। एक इमेज ये बहुत बड़ी सी आ रही है, क्योंकि इस इमेज की जो भी इंट्रेंसिक विड्थ है, इंट्रेंसिक विड्थ मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 600 बाई 900, अगर इधर आओगे
इस पे होवर करोगे तो इसकी जो भी इंट्रिंसिक विड्थ है कहाँ गई, इंट्रिंसिक विड्थ इधर दिखा रहा है, कोई नहीं, रेंडर्ड साइज है, ठीक। अभी इसकी इंट्रिंसिक विड्थ इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि जितनी भी उसकी इंट्रिंसिक यानी कि एक्चुअल विड्थ है उतनी ही रेंडर हो रही है, तो ये रेंडर्ड साइज दिखा रहा है। अगर हम लोग इसकी विड्थ चेंज करते हैं तो अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको बहुत छोटा बनाना है, ठीक। तो इधर आएंगे हम अपने स्टाइल में, हम लोग सीधा इमेज को नहीं टारगेट करेंगे। अगर इमेज को टारगेट कर देंगे तो जितनी भी इमेजेस हैं हमारे पेज में, अभी इस केस में तो इतनी ही है जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो जितनी भी इमेजेस हैं सारी वैसी हो जाएंगी जो स्टाइल तुम यहाँ पर दोगे। तो अभी हम लोग इस इमेज को गोल गोल बनाने जा रहे हैं तो सारी इमेज गोल गोल हो जाएगी, ठीक। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये पर्टिकुलर उसके पेरेंट की क्लास लेनी है, उसके आगे लगा देनी है, तो उससे ये पता चलेगा जो भी इमेज टैग इसके अंदर है, डॉट हेडर क्लास के अंदर है, उस पर अप्लाई होगा। तो इसकी विड्थ कर दो कितना कर दें, 30 पिक्सल, 32, ठीक, 32 पिक्सल कर दो। तो 32 पिक्सल की यहाँ पे 2 REM भी कर सकते हो, तो 2 REM कर दिया। अभी बहुत छोटी होगी, ठीक, तो इतना छोटा नहीं करते हैं अभी के लिए, 5 कर दो ताकि कुछ देखने के लिए रहे हमारे, तो इतनी छोटी होगी। अब यहाँ पर अगर हवर करोगे ना तो ये देखो ये इंट्रिंसिक साइज यहाँ पर आ गया, अभी नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक्चुअल साइज ही रेंडर हो रही थी। तो यहाँ पर रेंडर्ड साइज है 80 पिक्सल, ठीक, मतलब विड्थ इसकी 80 पिक्सल है, तो 16 पंचे 80, ठीक, मैंने 5 विड्थ दी है, 16 5 80, तो इसीलिए विड्थ आ रही है 80, और फिर वो हाइट उसकी ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गई है, ठीक। तो हमें हाइट और विड्थ दोनों नहीं देनी है, इमेजेस के ऊपर कभी भी हाइट और विड्थ दोनों नहीं देनी है, एक ही चीज़ देनी है, एक को उसे ब्राउज़र को खुद से एडजस्ट करने देना है, ठीक। अगर दोनों दे दोगे तो अभी देखना क्या होगा। चलो हाइट भी मैं 5 REM कर देता हूँ, 5 REM कर दिया। अब देखो ये मेरी इमेज हो गई है चिपटी, ठीक, एकदम से चिपट गई है ये। अरे ये जूम क्यों नहीं हो रहा, अच्छा 0 में दबा रहा हूँ, ठीक। तो ये बहुत ही ये हो गई है, ऊपर नीचे से ऐसे श्रिंक बोलो या ऐसे दब गई है, ठीक। तो ऐसे हाइट मुझे नहीं देनी है, बस मुझे केवल विड्थ देनी है। अब इसको मुझे राउंड करना है, ठीक, तो राउंड कैसे होगी इमेज, इसको मैं जूम कर देता हूँ 100%। तो राउंड करने के लिए हमने देखा था बॉर्डर रेडियस देना पड़ता है, ठीक, बॉर्डर रेडियस, ठीक। तो बॉर्डर रेडियस अगर दे देते हैं 100% दे दो, ठीक, 100%, तो ये राउंड तो नहीं हो रही है, ये ओवल हो रही है, तो उसको राउंड होने के लिए स्क्वायर इमेजेस चाहिए, ठीक। तो राउंड करने के लिए स्क्वायर इमेजेस चाहिए, तो क्या करें, स्क्वायर बनाने के लिए हमें हाइट और विड्थ दोनों देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हाइट भी दे देते हैं 5 REM, तो ये देखो स्क्वायर इमेजेस हो गई और ये हो गया है राउंड, 100% गोल हो गया, लेकिन हमारी इमेज चिपटी हो गई है, तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्क्वायर इमेजेस रखी है यहाँ पर, अगर देखेंगे तो जैसे कि ये इमेज है, ठीक, लगभग 640 बाई 640 है, और ये है, ये भी 640 बाई 640 है, और ये भी लगभग मतलब 100% है, मतलब लगभग गोल है, ठीक, ये भी, और ये भी एकदम स्क्वायर है लगभग। तो मैं इसमें कुछ इमेजेस को स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग केवल यही इमेजेस यूज़ करेंगे जो कि स्क्वायर हैं अभी, ठीक। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि कैसे हम लोग जो कि स्क्वायर इमेजेस नहीं है उनको बिना हाइट वेट दिए कैसे हम लोग उसको डील कर सकते हैं कि स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये पर्सन 3 नहीं है, पर्सन 2 भी नहीं है, पर्सन 4, पर्सन 5 और पर्सन 6, ठीक, 6 थोड़ा सा नहीं है, ठीक। तो पर्सन 4, 5 और 6 ये तीन इमेजेस हैं। तो चलो हम लोग पर्सन 4 को यूज़ करते हैं, ठीक। कहाँ गया मेरा पर्सन 4, इसको कर दो पर्सन 4, ठीक, ये मैं पर्सन 4 कर देता हूँ। तो अब देखना ये बढ़िया से एकदम स्क्वायर बन गया क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक। तो इसकी अगर हाइट भी हटा दोगे तुम तो भी ये स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ तो ये देखो स्क्वायर है। अब स्क्वायर इमेज को गोला बनाने में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें
बॉर्डर रेडियस 100% दे देना है, ठीक। तो बॉर्डर रेडियस मैंने 100% दे दिया, ये गोला बन गया है। तो ये गोला बन गया। अब मैं क्या करूँगा, और भी इमेजेस, अब यहाँ पर देखो एक बॉर्डर भी है, ठीक। तो मैं चलो बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर व्हाइट, बॉर्डर व्हाइट, बॉर्डर व्हाइट ऐसे लिखते हैं व्हाइट बॉर्डर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे देते हैं। 10 पिक्सल शायद ज़्यादा हो जाए, पहले 5 पिक्सल देते हैं, फिर देखते हैं कितना है। सॉलिड वाइट, वाइट यहाँ पर लिखना था, मैं पहले ही लिख रहा था, ठीक। तो 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये हो गया, सही है, ठीक। ये हो रहा है, ठीक, मतलब बढ़िया। तो अब मैं ऐसे ही और 2 इमेजेस रख लेता हूँ बॉर्डर, मतलब ये 5 और 6, 4 5 6, इन तीनों को रख लिया मैंने साइड में, ये तो आ गया, ठीक। और 7 को रख के देखते हैं कैसा है वो, थोड़ा सा लंबा है शायद, थोड़ा सा ओवल बन रहा है, ठीक। तो चलो इसको हाइट भी दे देते हैं, ठीक। यहाँ पर हाइट दे देते हैं, तो थोड़ा सा हाइट 5 REM अगर दे दोगे तो उतना पता नहीं चलेगा, ठीक। हल्का सा ये वाली इमेज श्रिंक हुई होगी, ऊपर से दबी होगी, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब स्क्वायर ही है, हल्का सा बस केवल ज़्यादा है, ठीक। तो ये तो बन गई है, ठीक, ये बन गई है। लेकिन हमारा ये जो इमेज है, ये टेक्स्ट और ये इमेज थोड़ा सा अलाइंड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है ना। तो इसको अगर इमेज पे आएंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। यहाँ पर आजा, एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल पे जाके, अगर वर्टिकल अलाइन करोगे इन सारी उसको, ठीक। तो एक बार इस पे करते हैं, ठीक, उस पे नहीं तो एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होगा। वर्टिकल अलाइन, ऐसे सारी प्रॉपर्टीज़ को आके अगर चेंज करोगे तो देखोगे कि ये जो वर्टिकल अलाइन मिडिल है, ये कर दोगे तो एकदम से मिडिल में आ जाएगा लगभग, ठीक। सारा मतलब अलाइनमेंट मिडिल हो जाएगा। तो तुम आके यहाँ पर देख लो कौन सा ज़्यादा मिडिल मतलब ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये वर्टिकल अलाइन जो मिडिल है ना, यही सही है। तो इमेज पे चल के तुम कर दो वर्टिकल अलाइन मिडिल, तो थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पहले नहीं पढ़ी थी, लेकिन अभी जान लो। वर्टिकल अलाइन मिडिल करने से ये इमेजेस, ये एक्चुअल में हमें दिख रहा होगा कि ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इमेज मतलब अलाइन हो रही है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मेरा मिडिल में हो गया। अब देखोगे ध्यान से तो एकदम मिडिल में नहीं है, ठीक, हल्का सा ऊपर की तरफ लग रहा होगा तुम्हें भी, ठीक, मुझे भी लग रहा है हल्का सा ऊपर की तरफ। लेकिन अभी तक जितना भी हम लोग CSS जानते हैं, उतने का यूज़ करके हम लोग ईजिली बस इतना ही कर सकते हैं। बहुत कुछ अगर करेंगे पोजीशन लगा के तो हो जाएगा सेंटर में, लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं है, ठीक। तो इतना हम लोग आराम से कर सकते हैं, इतना ये सेंटर में हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि हमें इसको एक के ऊपर एक चढ़ाना है। तो एक के ऊपर एक कैसे चढ़ाएंगे, ठीक। तो मैं बताता हूँ, तुम ये इमेज सेलेक्टेड है, इसका तुम मार्जिन लेफ्ट दे दो, मार्जिन लेफ्ट दे दो कितना, -5 पिक्सल दे के देखते हैं कितना है, ठीक, बहुत कम है। -1 REM कर दो सीधा, 1 REM यानी कि 16 पिक्सल हो जाएगा। तो ये देखो चढ़ गई है। अब ये चढ़ तो गई है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरी तरह से चढ़ी है। इस पर जो है ना, ये एक के बाद एक, मतलब पहली वाली इमेज ऊपर है, ठीक, उसके बाद वाली उसके नीचे, उसके बाद वाली उसके नीचे, उसके बाद वाली उसके नीचे है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो पहली वाली सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। लेकिन हमारा जो है ये बाद वाली सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जो पहला है वो सबसे नीचे है। और तुम यहाँ देखोगे तो जितने मेरे सारे इमेजेस पे हो गई है मार्जिन लेफ्ट, ठीक। ये जो मेरी सारी इमेजेस थी सब पे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो गया है। इमेज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मार्जिन लेफ्ट -1 REM, ठीक। इधर भी आके देखोगे तो यहाँ पर 16 पिक्सल दिखा रहा है। तो मुझे फर्स्ट पर नहीं करना है, बस फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब पर करना है, ठीक। तो मैं एक आज नया सेलेक्टर बताता हूँ, ठीक। नया सेलेक्टर वो क्या है, ये तुम ऐसे लिखो इमेज प्लस इमेज, ठीक। फिर इसको कॉपी कट कर लो वहाँ से और यहाँ पर लगा दो, ठीक। तो देखो क्या होगा, ये क्या बता रहा है,
ये जो इमेज प्लस इमेज है ना, ये इसको बोलते हैं सिबलिंग सेलेक्टर। शायद मैं भूल गया हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। सिबलिंग सेलेक्टर CSS, सिबलिंग सेलेक्टर, हाँ एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। और ये एक ऐसा होता है, उसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको तुम रहने दो, इसको इग्नोर करो, बाद में कभी पढ़ लेना, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो प्लस वाला सिबलिंग सेलेक्टर होता है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये सारे इमेज एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा एक्सेप्ट वन। ठीक, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा उसको छोड़ देगा और उसके पहले सारे को सेलेक्ट कर लेगा। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ डेफिनेशन, इसकी एग्जैक्ट है कि एक पेरेंट के अंदर, ठीक, एक पेरेंट के अंदर जितने भी साइड में है, एक के बाद एक अगर आ रहा है, एक के बाद एक अगर सब साइड में एक के बाद एक आ रहे हैं, तब उसको नीचे से मतलब पीछे से सबको सेलेक्ट करेगा एक को छोड़कर। मतलब फर्स्ट वाले को ही छोड़ देगा और नीचे वाले को सारे को सेलेक्ट कर लेगा। तो कुछ यही हो रहा है। ठीक, अगर मैं इसके बीच में कुछ और डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आके कुछ और डाल देता हूँ, एक स्पैन टैग डाल देता हूँ, तब ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब तो इसके बाद इसको नहीं सेलेक्ट करेगा, ठीक, इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक, इसको नहीं करेगा, और फिर इसको सेलेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा। तो वो कंटिन्यूस, मतलब वो कंटिन्यूएशन ढूंढता है। ठीक, एक पेरेंट के अंदर कितने कंटिन्यूस सेम एलिमेंट हैं, तो उसको वो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो देखो, इस पर देखोगे तो मार्जिन लेफ्ट कहाँ गया, इस पर देखोगे तो मार्जिन लेफ्ट है, ठीक, 16 पिक्सल, लेकिन इसके पहले वाले पर नहीं है मार्जिन। देखो कुछ भी नहीं है मार्जिन, इधर देखो मार्जिन कुछ भी नहीं है। सेम इधर नहीं है, ठीक, मतलब इधर है, ठीक, और उसके इस पर नहीं है इधर। ठीक, तो ये क्या देखता है, कंटिन्यूसली कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो पीछे से वो सेलेक्ट करना शुरू करेगा, एक को छोड़ देगा। यहाँ भी मतलब पीछे से सेलेक्ट करना शुरू किया, एक को छोड़ दिया। तो अगर मैं इसके आगे 10 टू लगा दूंगा, मतलब कितना भी लगा दूं, तो पीछे से सबको सेलेक्ट कर लेगा, आगे वाले को छोड़ देगा। ठीक, तो ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है, कुछ ऐसे काम करता है। ये भी नीचे से सबको सेलेक्ट कर रहा है, बस एक को छोड़ दे रहा है। ठीक, तो हमें एक को ही छोड़वाना है, तो वही काम हो रहा है एग्जैक्टली जैसे हमें करवाना था। ठीक, तो ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक, लेकिन हमारा पीछे से आ रहा है, तो अब इसको हम लोग कैसे फिक्स करें, दूसरी तरफ से कैसे करें, तो उसके लिए हमें जानना होगा फ्लेक्स बॉक्स। ठीक, फ्लेक्स बॉक्स जब हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग उसको और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे और उसको हम लोग पलट देंगे। मतलब ये जो भी ऑर्डर है ना, ये मतलब एक के बाद एक ऐसे, मतलब वो आगे से पीछे हो जाएगा जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स सीख लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था काफ़ी हद तक बन गया है। वैसे ही मैंने बस थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा कर दिया है, देखो थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो ये देखो वैसा ही है। और फॉन्ट साइज मैंने अपने हिसाब से थोड़ा दूसरा लगा दिया है। यहाँ से इस पेन को हटा दो, तो ये देखो काफ़ी ऐसे बन गया है। ठीक, तो अगर तुम्हें भी कभी भी एक के ऊपर एक रखना हो तो तुम्हें नेगेटिव में मार्जिन देनी है। अब ये उल्टा स्टैक है, मतलब लास्ट वाला सबसे ऊपर आ रहा है, फर्स्ट वाला सबसे नीचे जा रहा है। और हमें इसको अगर फिर से रिवर्स करना है, फर्स्ट वाला सबसे ऊपर है, तो उसके लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स सीखना होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वही सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग पूरा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरी फुल साइट, पूरा लैंडिंग पेज बनाएंगे, और काफ़ी अच्छे से हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी यूजफुल होता है। हम लोग पूरे टाइम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और स्टडी करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।